हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने चैप्टर लिया है क्लास 12 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसको कैसे समझा जाए और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एप्लीकेशन क्या है, कहां पर इसको हम यूज करते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम अपने इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यदि आप समझ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पर। इलेक्ट्रो, खैर दोनों के एक साथ डील कर लेते हैं, लाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इसी पर बात करने वाले हैं। सपोज दैट हमने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा बनाएंगे। हमने इसमें जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको कैसे समझा जाए तो आपको बता दें। हम जब वाटर में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर में इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयन में सेपरेट हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का एग्जांपल हमारे पास में है। इसका एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया, KCl, HCl एक्सेट्रा। समझने के लिए इतने ही काफी हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। अब एग्जाम्पल तो आपने देखा, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है असल में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसी तरह जो वाटर में डिसॉल्व करने पर इनकम्प्लीट आयोनाइज होंगे, कंप्लीट आयोनाइज नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीट आयोनाइज होते हैं, ध्यान लिख लीजिए, कंप्लीट आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। और ये जो है ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, इनकम्प्लीट आयोनाइज मतलब ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते। ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास में है CH3COOH, H2CO3 एक्सेट्रा। समझने के लिए इतने ही काफी। हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर कई एग्जाम्पल लिया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते, थोड़ी बहुत आयोनाइज होते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट।
और इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यदि इनमें से हम इलेक्ट्रोलाइट लेकर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यदि हम ले लें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के जब हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने सपोज दैट यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया लाइक Ab, तो यदि आप Ab को आयोनाइज करेंगे वाटर में डिसॉल्व करके, ये बनेगा A प्लस B माइनस। सपोज दैट ये रिएक्शन है, ये आपने किया है, तो सॉल्यूशन बना, तो इसमें क्या होगा, वाटर तो है ही ऑलरेडी यहां तक, अब इसमें A प्लस एंड B माइनस आयन मौजूद होंगे। इस तरह से A प्लस और इस तरह से यहां पर होगा B माइनस, ठीक है ना। तो ये आयन आपके यहां मौजूद होंगे। बात समझ गए आप लोग। आप यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। यदि यहां पर हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे इस तरह से, तो इन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, आगे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे इन इलेक्ट्रोड्स को, कुछ इस तरह होगा केस। ये बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये पॉजिटिव है सपोज दैट और ये नेगेटिव, ठीक। तो यहां है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिक सोर्स, जब इलेक्ट्रिक सोर्स से हम यहां इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो यहां चार्ज कौन सा डबल एफ होगा, ये प्लेट इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड है या पॉजिटिव टर्मिनल पर ऐड है, इस वजह से इस प्लेट पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे एनोड। इट इज एनोड। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इसका नाम होगा कैथोड। इसको हम कैथोड कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने किसके साथ जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। तो जो प्लेट यहां पर इलेक्ट्रिक सोर्स के जिस टर्मिनल के साथ जुड़ेगी उस पर वही चार्ज आने वाला है। पॉजिटिव से जुड़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव से जुड़ेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा पॉइंट। तो अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है कि जो A प्लस है वो अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा और B माइनस अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो यहां जाकर के चिपक जाते हैं, इस पे डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज क्यों होते हैं उसका रीजन है, डिस्चार्ज होने का रीजन ये है कि जब ये इलेक्ट्रोड पर यहां चिपकेंगे आके, जैसे मान लीजिए B माइनस यहां पर आया, यहां माइनस चार्ज था, यहां इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इस B माइनस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब ये B माइनस जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहां आने के बाद लूज कर देगा। लूज करेगा तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब चार्ज खत्म हो जाए उसका, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज खत्म हो जाए, वो न्यूट्रल बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया। और A प्लस जब यहां जाएगा कैथोड पर, तो कैथोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और वो उस पर सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरह से रॉड की थिकनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी, रॉड की मोटाई बढ़ने लगेगी। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स लगाकर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, मतलब उसके तरफ मूव करते हैं और वहां जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम देते हैं। मींस एक ऐसा सिस्टम
जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। तो गैल्वेनिक सेल में जिस तरह से रिएक्शन हो रही थी, रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहां पर भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है और यहां पर भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहां रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी इसको देखते हैं हम। गैल्वेनिक सेल इसका उल्टा था, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए कि यहां पर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो यहां डिपॉजिट हुआ और B माइनस, और यहां A माइनस डिपॉजिट हुआ, ठीक। डिपॉजिट के बाद क्या होता है? रिएक्शन होती है। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तब इसके बाद क्या होगा? रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। कैसे होगा उसको अभी लिख के हम दिखाते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है देने पर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर ये आयन डिपॉजिट होने लग गए। इसका मतलब यदि हम इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करना बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर दें, तो यहाँ पर आयन का जो डिपोजिशन है, ये आयन यहाँ आकर के जो है डिपोजिट हो रहा है, ये आयन यहाँ जाकर के डिपोजिट हो रहा है, तो इनका ये डिपोजिशन क्या होगा? रुक जाएगा, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है किस पर डिपेंड कर रही है? चार्ज पर डिपेंड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड कर रही है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको तभी यहाँ पर आयन डिपोजिट होंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे तो आयन डिपोजिट होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो डिपोजिट होंगे तभी यहां रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां इलेक्ट्रिसिटी जब खर्च होती है तब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जब यहां इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है तब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। बात समझ गए आप लोग? ये हमने बताया यहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी यहां रेडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब इस सेल में रेडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं तभी यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, अदरवाइज रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। तो यहां आपको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये गैल्वेनिक सेल का ठीक उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ गए ना आप लोग? कैसे करता है वो मैकेनिज्म हमने अभी आपको यहां बताया। तो अब यहां जो है जरा हम रिएक्शन देख लें कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। देखते हैं एनोड पर कौन आ रहा है? B माइनस आ रहा है। जब B माइनस आएगा तो क्या करेगा? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इलेक्ट्रोड को, तो यहां पर बन जाएगा B+1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करना मींस क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मींस ऑक्सीडेशन। उसी तरह से अब हम बात करेंगे कैथोड की। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी जरा ध्यान से देखिएगा। जब A+ पॉजिटिव आयन जाकर के कैथोड प्लेट पर डिपॉजिट होगा, हम जानते हैं कैथोड प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पर मौजूद है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मींस यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। जब इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेस में होगा तो ये जाके डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होने के बाद क्या करेगा? क्योंकि इस पर पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना मींस क्या होता है? रिडक्शन। ये जाकर के वहां रिड्यूस होगा।
तो कैथोड पर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिडक्शन होगा। तो यहां पर A प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स A, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये रिएक्शन इसमें इस तरह से होती है। और जब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, ये रिएक्शन एनोड पर होगी, ये रिएक्शन कैथोड पर होगी। तो इस रिएक्शन के होने के बाद जो आपका आयन था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और ये भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब इनका चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी अपनी एक स्टेट होती है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं फ्यूज्ड स्टेट ऑफ सॉल्ट आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या लिया, सॉल्ट। देख, दो तरह के सॉल्ट आपको मिलेंगे, मतलब स्टेट के बेसिस पर। तो एक होगा आपका फ्यूज्ड स्टेट, या उसको मोल्टन स्टेट कहते हैं। फ्यूज्ड का मतलब मोल्टन, दूसरा होता है एक्वस। तो ये जो दो अलग अलग स्टेट हैं इलेक्ट्रोलाइट के, इनसे आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां इलेक्ट्रोलाइसिस की जो नेट रिएक्शन होती है वो भी अलग अलग होती है, जिसको हम समझ लेते हैं थोड़ा कि यदि हमारे पास में मान लीजिए मोल्टन या फिर फ्यूज्ड स्टेट है सॉल्ट की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से होती है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होता है और वहां रिएक्शन किस तरह से होगी। लेकिन जब हमारे पास में एक्वस होगा, तो एक्वस का मतलब वाटर भी उसके अंदर मौजूद है। तो एक्वस स्टेट लेने पर यदि हम सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उस केस में हमें अलग रिजल्ट मिलेगा, रिएक्शन अलग होंगी। तो जरा इसको भी समझ लिया जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास में मोल्टन सॉल्ट है, मोल्टन और फ्यूज्ड, हमारे पास में यहां NaBr है सपोज दैट। तो यदि हमारे पास में ये होगा, हम जानते हैं कि यहां NaBr जब मोल्टन स्टेट में होगा तो NaBr के अंदर दो आयन होंगे, एक होगा आपका Na+ और दूसरा होगा Br-। ये दो आयन होंगे Na+ एंड Br-। इन आयंस के अलावा इस NaBr के इस स्टेट में और कोई दूसरा आयन या दूसरा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ दो कंपोनेंट हैं Na+ एंड Br-। तो यहां यदि रिएक्शन लिखी जाएगी तो रिएक्शन जो है एनोड पर कैसी होगी, तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी दैट इज, एनोड पर कौन आएगा, नेगेटिव वाला, Br- एनोड पर आएगा। जैसा अभी आपने देखा था कि नेगेटिव वाला कहां आता है, पॉजिटिव वाले पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर कौन आएगा, Br- आएगा। तो यहां Br- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Br में। इसी तरह से हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो यहां पर कौन आएगा, पॉजिटिव आयन। तो Na+ जो है यहां आकर के एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na में। तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ओके, ये मोल्टन स्टेट की रिएक्शन हुई, ऐसा आपने पहले भी अभी देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहां दो ही आयन है, दो आयन के अलावा कोई तीसरा कंपोनेंट नहीं है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी। बट यदि हमारे पास है, मान लीजिए कि जो NaBr है वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। यदि हमारे पास में NaBr किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो एक्वस फॉर्म में होने पर किस तरह की रिएक्शन होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे NaBr एक्वस।
एक्वस का मतलब क्या होगा कि जब इसको हम आयोनाइज करेंगे हमें इसके अंदर कौन कौन से आयन मिलेंगे, एक मिलेगा Na+ और दूसरा मिलेगा Br- और तीसरा है हमारे पास में वाटर। तो यहाँ Na+ Br- के अलावा हमारे पास में क्या है, वाटर भी है। ठीक है, तो अब रिएक्शन में ये तीनों कंपोनेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहां पर जब ये तीनों रोल प्ले करेंगे तो किस तरह से रोल प्ले करेंगे, ठीक है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे ये जो है रोल प्ले करते हैं। तो यदि यहां पर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर कौन आएगा, एनोड पर हमारा कौन आएगा बताइए, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो किस तरह से जो है और कौन सा आयन यहां पर आएगा ये आप समझ रहे होंगे। इससे कौन इंटरेक्ट होगा, नेगेटिव वाला इंटरेक्ट होगा। तो इसका मतलब Na+ तो यहां आएगा ही नहीं किसी भी केस में, या तो Br- आएगा या तो वाटर आएगा। वाटर आ सकता है यहाँ, Br- भी आ सकता है। तो हम दोनों के रिएक्शन देखते रहे स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो है आपका जैसे Br- जो है ये है, Br- से क्या होगा, Br- जब यहां आएगा तो Br में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक, और जब वाटर आएगा तब क्या होगा, वाटर जब आएगा तो वाटर भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां से H+ आयन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, H+ आयंस निकलेंगे और साथ में O2 गैस निकलेगी, ये निकलेंगे। तो अब यहां वाटर की रिएक्शन कुछ इस तरह हुई। ठीक, तो इनको जरा बैलेंस कर लीजिए। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहां 2 कर लीजिए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 H+ आयन, जितने प्लस आयन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी रिएक्शन कहां पर हो रही है, एनोड पर हो रही है। इसी तरह से हम कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। तो कैथोड पर कौन आएगा, Na+ आएगा और H2O, ये दोनों आएंगे। इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे थे स्टूडेंट्स कि एनोड पर जो है माइनस आयन वाला जो कंपोनेंट है वो मूव करके आएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। हमने यहाँ वाटर का भी ऑक्सीडेशन लिखा और हमने यहाँ पर Br का भी ऑक्सीडेशन लिखा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इन दोनों रिएक्शन में से पॉसिबिलिटी किसकी, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था कि जैसे मान लो हमने एक्वस स्टेट ले लिया जिसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट। तो यहां पर क्या होगा कि एनोड एंड कैथोड दोनों पर कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन के दौर में जो आगे निकलेगा, कंपटीशन के दौर में जो आगे निकलेगा उसी का यहां पर रिएक्शन होगी, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है तो अब देखना यह है कि Br का भी ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है, वाटर का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, हो रहा है। Na+ तो यहां आएगा नहीं बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वाला SOH, Na+ यहां नहीं आएगा। अब इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन यहां होगा फाइनली और किसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहां कंपटीशन चल रहा है। तो इसको हम कैसे समझें, इसको हम हमारे पास समझने का बस एक ही तरीका है, हम यहाँ इनका डेटा लिखें। डेटा लिख करके इसको हम आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर जो है जो Br- से Br और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहां इनका जो है जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको यहां लिख करके हम समझेंगे। ठीक है, तो Br का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, 1.06 माइनस में होगा, क्योंकि प्लस में उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। Br का जो यहां पर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, Br- का
ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.06 वोल्ट। तो जब इस रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, डेटा वही रहेगा, यहां माइनस लग जाएगा। तो यहां जो पोटेंशियल है कितना है, -1.06 वोल्ट। उसी तरह जो वाटर है, वाटर का भी रिडक्शन पोटेंशियल किसमें होता है, प्लस में, तो प्लस 1.23 वोल्ट। इसको हम ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -1.23 वोल्ट। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे -1.23 वोल्ट। V का मतलब वोल्ट होगा, वोल्ट में जो है हम पोटेंशियल को मेजर किया करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम यहां जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ Br माइनस का हो रहा है और यहाँ H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इनका यहां पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करेंगे। हम पाएंगे कि जिसका यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, बाकी दूसरे का नहीं होगा। तो कंपटीशन के तौर में वो पीछे हो जाएगा, और जिसका ज्यादा है वो कंपटीशन के तौर में आगे निकल गया। तो चेक करते हैं, देखिए दोनों डेटा माइनस में, ये है 1.06 और ये है 1.23, तो ज्यादा कौन है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब दोनों डेटा के पहले माइनस लगा है, तो माइनस में जब कोई नंबर हम लोग लिखते हैं तो वहां पर डेटा जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतनी कम होगी, माइनस में होने पर डेटा जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। जब ये कम है तो यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है ना, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहां पर Na+ आ सकता है, और हमने कहा कि वाटर भी आ सकता है, तो दोनों कंपटीशन में आ जाएंगे। और फिर वहां भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसलिए हम Na+ एंड H2O, सोडियम और वाटर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लिख करके उनका डेटा मैच कराएंगे। ठीक है, तो जो कैथोड है इस पर कौन आएगा, Na+ आएगा। तो Na+ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। इसी तरीके से वाटर जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, यहां से H2 गैस प्रोड्यूस करेगा और O2 गैस प्रोड्यूस करेगा, नहीं O2 नहीं बल्कि OH-। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीडेशन होगा वाटर का तो इलेक्ट्रॉन और H+ आयन बनेंगे, O2 गैस निकलेगी। लेकिन जब रिडक्शन होगा तब O2 गैस नहीं बल्कि क्या निकलेगा, OH- आयन निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीडेशन होने पर H+ आयन निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर कितने OH- आयन है, 2 हैं, तो यहां 2 करना पड़ेगा हमें, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ गया ना, तो बैलेंस हो गया भाई। यहां पर ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। ओके, और यहां हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गया। इलेक्ट्रॉन लेकिन हमने इधर ज्यादा कर दिया, तो माइनस चार्ज हो कितना इधर, -2, क्योंकि एक OH पर एक माइनस, 2 OH इसलिए कितना माइनस आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। तो यहां पर माइनस चार्ज कितने हैं, 2 हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा और ये प्रोड्यूस करेगा H2 गैस एंड OH-, 2 OH- प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हैं, यहां पर हमें ये देखना है कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं पॉसिबल होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस में, पहले रिएक्शन सोडियम की है और दूसरी रिएक्शन वाटर की है, यहां सोडियम का भी रिडक्शन हो रहा है और यहां वाटर का भी रिडक्शन हो रहा है,
दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे यहां पे, और दोनों को लेकर के दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा और दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन है, इसको प्लस कर दो तो रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया +1.23 वोल्ट, ठीक है, +1.23 वोल्ट। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ज्यादा डेटा कौन है, वाटर का, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सोडियम के ऑक्सीडेशन, उल्टा बोल दिया, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से यहां पर ये सोडियम वाली रिएक्शन गलत है, ये नहीं मान्य होगी, इसको यहां पर हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब इसके हम नेट रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो नेट रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे इसको आप यहां देख लीजिए। नेट रिएक्शन इसकी क्या बनेगी, नेट रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसको आप लिख लो। ये तो H2O वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, किसकी पॉसिबल है, Br वाली पॉसिबल है। तो यहां आप लिखिए Br माइनस से क्या बन रहा है, Br प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से ये और नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल है, तो इन दोनों में जो पॉसिबल है उसको आप यहां एक साथ लिख लीजिए। ये हो गया 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा H2 प्लस 2OH माइनस आयन। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां नेट रिएक्शन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए, नेट रिएक्शन यहां पर बनेगी, यहां Br माइनस प्लस 2H2O। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। जब इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे तो हम देख रहे हैं नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने हैं, 1 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन में। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहां कितना हो गया, 2, यहां आ गया 2Br माइनस प्लस 2H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिव्स यहां 2Br आ जाएगा प्लस H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। तो ये हमारी नेट रिएक्शन हो गई। अब इस नेट रिएक्शन में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि Na प्लस कहीं नहीं लिखा गया। इसका मतलब Na प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ना तो वो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ ना ही वो एनोड पर डिपॉजिट हुआ। और हम ये भी जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर OH माइनस आयन भी है, ठीक है। तो Na प्लस एंड OH माइनस आयन आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, Na प्लस एंड OH माइनस आयन आपस में मिलकर बना सकते हैं, जैसे ये Na प्लस है प्लस OH माइनस आयन, तो ये आपस में मिलकर बना लेंगे NaOH। तो NaOH इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ NaBr एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम NaBr एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, NaBr एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, बाई प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो क्या होगा, NaOH होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। लेकिन जब हमने फ्यूज्ड या मोल्टेन स्टेट लिया था तो इसमें वाटर का जिक्र नहीं किया गया था, कोई कंपटीशन नहीं था। तो इसकी जो नेट रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट, वो क्या बनेगी, इसको यहां पर हम जोड़ लेते हैं। इसकी नेट रिएक्शन जो बनेगी दैट इज देखिएगा, अब यहां पर क्या है हमारे पास है Br माइनस, तो Br माइनस प्लस Na प्लस, इससे क्या बनेगा आगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
ये आ गया Br प्लस Na। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि हमें यहां पर Br माइनस से Br मिल रहा है, Na प्लस से Na मिल रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर आप जो है जैसे NaBr का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कराएंगे तो आपको सोडियम मिल जाएगा, कहां पर, कैथोड पर मिलेगा, और Br कहां मिलेगा, एनोड पर मिलेगा। प्योर फॉर्म में मिलेंगे आपको। प्योर Na यानी प्योर सोडियम कहां मिलेगा, कैथोड पर, और प्योर Br कहां मिलेगा, एनोड पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग यहाँ प्योर सब्सटेंस या प्योर एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट से हमें ध्यान आया कि जो मेटलर्जी की जाती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी मेटल की मेटलर्जी की गई। मेटलर्जी मीन्स ये होता है कि किसी मेटल का उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना। किसी मेटल को उसके ओर से हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेट करने के लिए जो कुछ भी करते हैं सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलर्जी बोलते हैं। जो कुछ भी करते हैं सभी कुछ क्या है, मेटलर्जी। उन सभी कुछ प्रोसेस को एक साथ मेटलर्जी बोल देते हैं। तो मेटलर्जी का मतलब ये रहा कि किसी मेटल का उसके ओर से अलग करना, किसी मेटल को उसके ओर से अलग करना मेटलर्जी है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद भी हम ये देखते हैं कि जो हमें मेटल मिला वो प्योर मेटल नहीं मिला, तो उसको प्योरीफाई कैसे किया जाए। तो प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जिसको वहां पर नाम दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो है हम मेटल का प्योरिफिकेशन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेटलर्जी की बात है, जब हम कभी मेटलर्जी पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहां पर ये बात बताएंगे कि देखिए हम इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं और हमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल मिल रहा है। अब किसकी किसकी मेटलर्जी आपको पढ़नी है तो बता दें आपको। जिंक की मेटलर्जी पढ़नी है आपको, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, आयरन, ये जो मेटल का नाम हमने लिया, इन मेटल्स की मेटलर्जी आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो जब इनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे तो ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज हम वहां करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे हमने ये बताया था, मान लो हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। इसमें हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया। यहां तक हमने कहा था यहां पर A प्लस है और यहां पर B माइनस है। यहां पर B माइनस है, ठीक है। हमने यहां इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड हमने यहां लगा दिया, डिप कर दिया, मतलब इसको इसी में डिप करने के बाद हमने क्या किया कि इनको हमने पावर से कनेक्ट कर दिया। यहां माइनस, यहां पर प्लस, तो यहां प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा। ये हमारा एनोड है और ये है कैथोड। ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। ये एनोड और ये कैथोड है। जब ऐसा हम करते हैं तो हमने कहा था कि जो Na प्लस वो कहां जाता है, इस पर जाता है, और जो B माइनस वो कहां आता है, इस पर आता है। तो यहां आता है तो कैसे आता है, कितनी सारी बातें, ये सब बातें हम लोगों ने कर लिया। डिस्चार्ज कैसे होता है ये बता दिया गया आपको। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट ये है कि डिस्चार्ज होगा यहां पर जब ये, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी यहां डिपॉजिट होगा। तो इसका कितना मास डिपॉजिट होगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, अभी भी हमारे पास में एक पहेली बनी हुई है, एक प्रॉब्लम है। तो खैर ये प्रॉब्लम बनी नहीं है, लेकिन इस क्लास में आप समझिए कि प्रॉब्लम बनी हुई है। अगले क्लास में ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे,
तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में फैराडे ने दो लॉ दे रखा है, एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है एंड फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है, एंड उसमें जो उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बात करेंगे, इस क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, यदि ये मैटर आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको समझिए, पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमें हेल्प मिल सके और हम अच्छी स्टडी आपकी करवा सके। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारे न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।